से ऐसे वो बहुत सारे सरप्राइज करते हैं। शेखर सर आपके पास आता हूँ आज। वैसे एक आपने जो ट्वीट लिखा है विजय जी, मुझे उस पर छोटा सा कमेंट चाहिए, फिर मैं शेखर जी के पास आता हूँ। आपने लिखा है कि एक युग का अंत हो रहा है। हेलो जी विजय जी, आपने जो ट्वीट लिखा है कि जो बहुत सारे नाम बदले गए, उसके बाद से एक युग का औपचारिक समापन जैसा लगता है और जीत एक पैमाना है। जी, मुझे इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहिए, फिर मैं शेखर जी के पास। आप उसे औपचारिक ना कहें तो अनौपचारिक मान लीजिए, क्योंकि ये जो तीनों लीडर्स हैं, वसुंधरा जी हैं, रमन सिंह हैं, शिवराज जी हैं, तीनों अपने अपने स्टेट के बड़े लीडर हैं और लोकप्रिय नेता रहे। चुनाव हारना जीतना अलग होता है, लेकिन पार्टी के लीडर हैं और तीनों के तीनों लोग वाजपेयी इरा के लोग हैं। मतलब इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनमें कोई लीडर वाजपेयी इरा का नहीं है। राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी को छोड़ दे, वो अभी है ही नहीं मसले में, तो कोई नहीं है। और ये सब यदि ये तीनों निकल जाते हैं तो वाजपेयी अडवाणी युग खत्म हो जाएगा एक तरह से। और पूरी पार्टी जो वैसे भी कमांड में है नई लीडरशिप के, मोदी जी और अमित शाह के, वो अपने तरीके से किया जाएगा। और उसका फायदा क्या है कि उसमें सारे घर के बदल डालने में कहीं परेशानी नहीं होती। आपने गुजरात में देखा होगा, आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा, आपने और जगह पर भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों को बदला गया। और जो टिकट काटे जाते हैं तो वहां पर कोई मरमरिंग नहीं होती है, वहां पर कोई बात नहीं होती, कोई सवाल नहीं खड़ा करता कि ये कैसे हो गया है। तो बेहतर है कि एक ही ब्रह्म हो, तो बेहतर है कलेक्टिव लीडरशिप से आगे चलना चाहिए पार्टी को। जी बिल्कुल, ये खैर ये तो पार्टी के अंदर अपनी उनकी स्ट्रैटेजी है। और मैंने जो कहा था कि मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे कोई, मैं इस पर फर्म बिलीव करता हूँ कि फ्रेश ब्लड का इन्फ्यूज़न पार्टी में, संगठन में, कंपनी में, चैनलों में बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें स्टेल हो जाती हैं। शेखर सर, ये जो चल रहा है, कर लिया विजय आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कहा आपकी इस आइडिया को पार्टी ने स्वीकार कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। जी शेखर सर, आपको क्या लगता है चुनाव किस तरीके से बिल्ट हो रहा है? दोनों को भी देखें आप तो बीजेपी तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इंडियन अलायंस तरफ से भी कुछ खुल के नहीं आ रहा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी चुनाव लड़ने की। अभी मुद्दों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए, फिलहाल जो ये 4 राज्य के चुनाव है, इसमें कोई अलायंस का कोई बड़ा भूमिका नहीं है। ज्यादातर ये कांग्रेस का के लिए चैलेंज है और कांग्रेस ही इसको मुकाबला करना होगा। और सारे बाकी अलायंस पार्टनर्स यही देख रहे हैं कि कांग्रेस इस 4 राज्य चुनाव से, मैं तेलंगाना को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये 4 राज्यों में क्या किस तरह प्रदर्शन करती है, कितनी स्ट्रेंथ गेन की है। और सिचुएशन पहले से ही लग रहा है कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस के लिए उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद क्या कांग्रेस एक मोमेंटम रख पाएगी? क्योंकि उसके बाद ही जाके जो इंडिया अलायंस है उस पर फिर बाकी चीजें शुरू होगी। भाई कितना अकोमोडेट करना है, कांग्रेस के नेतृत्व को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये सारी चीजें हैं। और कांग्रेस के लिए हमेशा यही हुआ है, क्योंकि उसकी भी नैरेटिव ऐसी बनती है। देखिए, बीजेपी के लिए हर चुनाव जीतना है, एक चुनाव भी हार जाए उनके लिए नैरेटिव खराब हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार से उनको विक्ट्री स्पेल की रखने की जरूरत है। कांग्रेस के लिए क्या है कि आप एक चुनाव जीत जाए तो बाकी नैरेटिव अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये हमेशा रहा है, मैं तो ये मानता हूं। मैं देख रहा हूं कि 2014 में भी देख रहा हूं कि 2014 से लेकर 19 में भी यही था कि हर राज्य चुनाव जब आता है तो कांग्रेस को, नेतृत्व को भी लगता है भाई मुझे जीतना ही है, ना जीतूं तो बस मेरे नेगेटिव गिनती शुरू हो जाएगी। इसी तरह जितने असेंबली चुनाव हुए ऐसे ही हुआ है। और इस बार ज्यादातर क्योंकि 2 बातें, एक प्राइम मिनिस्टर का एक अपना एक पर्सनल एक टारगेट है कि भाई इस बार तीसरी बार बीजेपी को मैंडेट मिलता है, तो वो मैंडेट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। रिफ्लेक्ट के मतलब क्या, ऐसी जीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें परसेंटेज बढ़ोतरी होनी चाहिए, सीटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो बार बार ये एक टारगेट की बात होती है कांग्रेस मतलब बीजेपी सर्कल्स में, भाई 50% की इलेक्टोरेट हमें सपोर्ट करना है अगर वो तीसरा टर्म दे रहा है, माने हमें पॉजिटिव वोट मिलना चाहिए। ये कारण नहीं है कि विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो ये प्रधानमंत्री खुल के भी अपने पार्टी कई पार्टी मीटिंग में बोले कि जब अमित शाह संख्या की बात करते कि 300 प्लस 350 प्लस ऐसी बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार यही है
भाई हमें कम से कम 50% वोट परसेंटेज हमें मिलनी चाहिए, जी। वही एक प्रकार से मैसेज होगा कि हमें ज्यादा। तो जब टारगेट इतना है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में एक 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 चुनौती जो बन रही है वो दो प्रकार से है। एक तो आपको अशोक गहलोत की सरकार वहां पे क्या काम की है, कैसा किया है, वेलफेयरिज्म यानी वेलफेयर, कई फ्रीबीज की ये हुई है। अब आज भी कहा जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत जी के लिए उतना दिक्कत कांग्रेस नहीं देख रही, इसका कारण यही है कि कई प्रोग्राम्स की अच्छी टारगेटिंग हुई है, अच्छी इंप्लीमेंटेशन हुई है। यही बात छत्तीसगढ़ भी कही जा रही है। और बीजेपी के लिए एक जो प्रॉब्लम जो बन रही है, जो मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है, देखिए जब प्रधानमंत्री 2014 में दिल्ली आए और यहाँ पे कमांड संभाली सरकार की, तब उस समय उनकी कैबिनेट में वो चाहते थे कि कुछ लोग जो राज्य में मुख्यमंत्री है वो यहाँ आ जाए। तो इसीलिए उस समय वसुंधरा को भी वो चाहते थे कि ठीक है, आप बहुत हो गया राज्य में, अब मेरी गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए। मुझे जितनी जानकारी है उस पीरियड का, वसुंधरा जी को ये ऑफर किया गया था आप आके पहला महिला रक्षा मंत्री बन जाइए, लेकिन वसुंधरा जी उस समय राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी तरह इशारा शिवराज जी चौहान की भी हुआ, लेकिन शिवराज जी का यह प्रॉब्लम था कि जब तक मोदी दिल्ली ना पहुंचे तब तक यह कहा जा रहा था, अडवाणी जी भी उनको संप्रदान में थे कि भाई गुजरात का डेवलपमेंट तो अलग बात है, उसका मॉडल तो अलग है, लेकिन वाकई अगर कोई परिवर्तन हुआ है वो तो मध्य प्रदेश में हुआ है और शिवराज जी ने किया है। तो एक प्रकार से जो उतना मोदी जी के लिए फेवरेबल नहीं थे वो शिवराज जी को देख रहे थे। एक समय में तो उनको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन 14 के बाद और खास करके 18 जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी कहीं ना कहीं इशारा किया गया था कि शिवराज जी थोड़ा ये ले ले, जैसे रमन सिंह को भी कहा गया था। लेकिन ऐसी एक परिस्थिति बन गई, ये लोग पीछे नहीं हटे और जिसके वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी होती है एक टर्म से ही ज्यादा होती है, ये तो 3-3 टर्म हो गया था। आज भी मध्य प्रदेश में यही चुनौती है कि जो मामा जी हैं उनका मतलब वो अभी तो 4 टर्म कंप्लीट करने जा रहे हैं, अभी 5th टर्म के लिए है, 19 साल हो गया है। तो ऐसे एक वो अपने आप एक एंटी इनकम्बेंसी क्या बोलते हैं इसको, एक डबल वैमी एंटी इनकम्बेंसी कह सकते। एक मुख्यमंत्री चेहरा को भी है एंटी इनकम्बेंसी, मंत्रियों को है और आपके एमएलए को भी है। तो इसीलिए जो फैसला आज हम देख रहे हैं कि कई यूनियन मंत्रियों को कहा जा रहा है भाई आप चुनाव लड़िए, और उनका नाम भी आ गया लिस्ट में, जो जब अभी तक राज्य मंत्रियों का किसी का लिस्ट में नहीं आया, मुख्यमंत्री का भी लिस्ट में नहीं आया। एक प्रकार से मैसेज जा रहा है कि भाई बीजेपी विकल्प नेतृत्व भी देख रही है। और ये नाम मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक मतलब स्ट्रेटजिक पार्ट भी हो सकता है कि जब आप अपने करियर के पीक से हल्के से ढलान में उतर रहे हो तो आपको बदलना चाहिए। हार के बदलेंगे तो क्या फायदा, पिछला चुनाव हारे ही है ना शिवराज जी, तो एकदम बुरी तरीके से हार के अलग करने से अच्छा है कि आप पीक पे उनको हटाइए। नहीं नीरज जी, दूसरी ओबीसी फैक्टर भी था ना, क्योंकि शिवराज जी माने जाते हैं सबसे लोकप्रिय ओबीसी नेता है मध्य प्रदेश में। तो उस तरह जहाँ कास्ट का क्वोशंट भी है, जहाँ तो इतना आसान नहीं है हटाना। तो और वो स्वयं वहां से मैदान नहीं छोड़ना चाहते भाई, यहाँ आके फिर क्या करना है दिल्ली में। तो जब और एक प्रकार से उनको भी मन में लगता है भाई व्हाई नॉट 4th टर्म, ये वो भी एक प्रकार से रिकॉर्ड होगा, जो रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी केवल 3 टर्म पूरा किए। तो ऐसी कई पर्सनालिटीज इश्यूज भी है, लेकिन ये है कि एक प्रकार से बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश चुनाव एक आप कह सकते हैं कि वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जब सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो तब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आपको सॉल्यूशंस भी ऐसी ढूंढनी पड़ती है जहां मैसेजेस कई, जैसे मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश में देखिए जहां पे प्रहलाद पटेल की नाम आई है, वो उन्हीं सीट पे लगाया जा रहा है जहां सिटिंग है भी उनके स्वयं उनके भाई है। या इंदौर का ले लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से उनको दिया गया है, जब इंदौर 3 से उनके बेटे हैं। अब सवाल आता है कि आप बाप बेटे दोनों लड़ेंगे, ये तो फिर वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। मतलब लगता है कि बेटे को सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय जी को कहा गया भाई आप इंदौर 1 से, क्योंकि जो फीडबैक हमेशा ये सर्वे के माध्यम से लेते रहते हैं उसका भी कुछ हिसाब है इसमें, जिस तरह जिन नेताओं को कहा गया आप चुनाव लड़िए। जी शेखर सर, ये बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने कहा था ना ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। जो अब तक 79 टिकट दिए गए हैं उसमें से 76 वो सीटें जहां पे बीजेपी नहीं जीतती है, मतलब वो कांग्रेस की हैं, और उन सीटों पे उतारा गया जो बहुत मुश्किल से, जैसे वो दिमनी वाली सीट की तो बड़ा गजब कहानी है,
जो वहां से जीता था वो सिंधिया जी के महाराज जी के साथ बीजेपी में आया, दोबारा लड़ने के बाद बुरी तरह हारा, वो उसी से नरेंद्र सिंह तोमर को लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक पार्ट बनाया है सतीश जी। 76 वो सीटों पे उन्होंने टिकट बांटे जहां पे अभी बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस वाली सीटों पे। और यही मॉडल मुझे लगता है कि आगे चल के वो और जगहों पे रेप्लिकेट करेंगे, राजस्थान में भी। और जब केंद्र के चुनाव की मैं कह रहा हूं कि ये सेमीफाइनल्स ले, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे दिग्गजों को ऐसी सीटों से उतारा जाएगा जहां से उनके लिए थोड़ा टफ होगा और बीजेपी चाहती कि वो वहां जाके उसको काउंटर करें। आपकी क्या लगता है सर?